नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जिस तरह से लास वेगास की नाइट लाइफ अपने नाइट क्लब्स के लिए मशहूर है, काठमांडू की नाइट लाइफ अपने कसिनोज के लिए मशहूर है, थाईलैंड की नाइट लाइफ अपने सोपी मसाज सेंटर्स या फिर गोगो बार्स के लिए मशहूर है, उसी तरह से मुंबई की नाइट लाइफ मशहूर हुआ करती थी अपने डांस बार्स के लिए। जी हां, साल 2005 तक मुंबई में करीब 1000 डांस बार हुआ करते थे और 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने इन पर बैन लगा दिया, जिसके बाद से ये डांस बार बंद हो गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जिसके बाद फिर से इन डांस बारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बारों पर कई सारी बंदिशें लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन बंदिशों में से कई बंदिशों को हटाने के निर्देश दिए हैं और अब माना जा रहा है कि शायद फिर से डांस बारों को लाइसेंस मिले और फिर से ये डांस बार एक बार चलने शुरू हो जाएं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डांस बार थे क्या और कैसे ये मुंबई की जिंदगी का हिस्सा बन गए, कैसे ये मुंबई की नाइट लाइफ का हिस्सा बन गए। डांस बारों में बीच में एक डांस फ्लोर होता था, जिसमें 5 से लेकर के 10 या 15 की संख्या में लड़कियां होती थी, जो कि थिरकती रहती थी, नाचती रहती थी, फिल्मी संगीत बजता था और उनके 3 तरफ जो है टेबल्स पर लोग शराब की चुस्कियां लेकर बैठते थे, खाना पीना वहां पर सर्व किया जाता था और लोग जो है डांस फ्लोर पर जो लड़कियां नाच रही होती थी उन पर रुपए उड़ाते थे। अब ये जो कमाई डांसर्स की होती थी, बार डांसर्स की, उसमें से करीब 60% हिस्सा उनके पास रहता था, लेकिन 30 से 40% हिस्सा जो है जो डांस बार का मालिक होता था उसके पास में जाता था। और डांस बार्स के जो एक क्लाइंट्स होते थे वो मुंबई में रहने वाले लोग तो होते ही थे, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता था कि मुंबई के बाहर के लोग जो है, जो दूसरे शहरों में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ से लखनऊ से कई लोग आते थे, पटना से कई लोग आते थे, दिल्ली से कई लोग आते थे। नाइट की फ्लाइट पकड़कर लोग मुंबई पहुँचते थे, शाम को डांस बारों में जाते थे और सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर वापस भी लौट जाते थे। तो कई ऐसे रईस भी थे जो कि सिर्फ डांस बारों का लुत्फ उठाने के लिए मुंबई आया करते थे और रातों रात जो है उसके बाद वे वापस भी लौट जाते थे। मुंबई में डांस बारों की शुरुआत 60 के दशक में हुई। दक्षिण मुंबई का नरीमन पॉइंट इलाका है, वहां पर एक सिंधी रईस ने एक इमारत में डांस बार की शुरुआत की थी और उस वक्त डांस बारों में सिर्फ रईस लोग ही आते थे, जिनके पास ज्यादा पैसा था, ऐसे लोग ही आया करते थे डांस बारों में। और वहां जो डांसर्स होती थी वो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से या बंगाल से आया करती थी। वो पहला डांस बार था, बताते हैं, मुंबई में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो डांस बार खुला, उसके बाद वो डांस बार विवादों में पड़ गया। उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग की दहशत थी और पठान गैंग के एक सदस्य को इस डांस बार में काम करने वाली, यहां नाचने वाली एक लड़की पर उसका दिल आ गया था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस बार डांसर को वो पठान गैंग का सदस्य पसंद नहीं था। तो एक दिन गुस्से में आकर उसने इस बार डांसर की हत्या कर दी और इसके बाद ही वो डांस बार बंद हो गया। हालांकि वो जो पहला डांस बार था वो इस घटना के बाद में बंद हो गया, लेकिन बहुत जल्द ही 3 दशकों में डांस बार बहुत बड़े पैमाने पर फले फूले और कई और लोग इस व्यवसाय में उतरे। खास करके अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक के जो बंटर समुदाय के लोग हैं, गौड़ा, शेट्टी जैसे सरनेम वाले लोग हैं, उन्होंने मुंबई में आकर डांस बारों की शुरुआत की। पारसी समुदाय के लोगों ने इस पेशे में इन्वेस्ट किया और कई पंजाबी भी जो है इसमें उतरे, जैसे कि मंजीत सिंह सेठी या मंजीत सिंह अब्रोल। इन लोगों ने भी मुंबई में कई डांस बार खोले। साल 2005 आते आते मुंबई में डांस बारों की संख्या 1250 तक पहुंच गई, जिनमें की करीब 75,000 लड़कियां नाचती थी। इसके अलावा वेटर्स और दूसरे कर्मचारियों को मिलाकर 50,000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलता था। कई डांस बार अलग अलग कारणों से भी मशहूर हुआ करते थे, जैसे कि दक्षिण मुंबई के ग्रैंड रोड में तोपाज नाम का एक डांस बार था, सनशाइन नाम का डांस बार था। वो इसलिए मशहूर थे क्योंकि वहां की लड़कियां बेहद खूबसूरत मानी जाती थी। उनको देखकर कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे कि कोई फिल्मी हीरोइन है या फिर मॉडल्स हैं जो यहाँ पर आकर डांस करती थी, ये इसलिए जाना जाता था। कार्निवल नाम का एक डांस बार था, इसके अलावा करिश्मा नाम का डांस बार था। वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो इस व्यवसाय में नई नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस करते थे। इसी तरह से दक्षिण मुंबई के कोलाबा में ब्लू नाइल नाम का एक डांस बार हुआ करता था, जो कि स्ट्रिप टीज के लिए मशहूर था। वहां पर लड़कियां, बीच में जो स्टेज होता था वहां पर एक एक करके लड़की आती थी और वो धीरे धीरे नाचते नाचते अपने शरीर के सारे कपड़े जो है
उठाकर फेंक देती थी और फिर पूरी तरह से नग्न अवस्था में डांस करती थी। उस जगह पर कैबरे भी होता था, पोल डांस भी हुआ करता था और वहाँ के जो क्लाइंट्स थे ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि नाविक थे, जो अलग अलग देशों से मुंबई आए थे और आते थे और यहाँ पर मनोरंजन के लिए ब्लू नाइल में, क्योंकि कोलाबा के पास में ही पोर्ट भी है, मुंबई बंदरगाह भी है, तो जो तमाम नाविक थे वो अक्सर यहाँ पर आते थे इस ब्लू नाइल नाम के डांस बार में, यहाँ पर स्ट्रिपटीज देखने के लिए। डांस बार में काम करने वाली लड़की एक रात में 5,000 से लेकर 50,000 तक की भी कमाई कर सकती थी। एक मामला तो ऐसा सामने आया है जिसमें कि अब्दुल करीम तेलगी, जो कि फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले का आरोपी था, बताते हैं उसके बारे में कि वो ग्रांट रोड के इसी टोपाज बार में गया और वहां पर एक डांसर के ऊपर उसने चंद घंटों में ही करीब 90 लाख रुपए उड़ा दिए। एक रात में ही 90 लाख रुपए एक डांसर पर वो फिदा हो गया था और उसके ऊपर उसने 90 लाख रुपए जब वो नाच रही थी उस वक्त उसने उड़ा दिए। एक और बार डांसर थी जिसका नाम है तरन्नुम, वो भी काफी चर्चित हुई थी। वो इसलिए चर्चा में आई थी क्योंकि उसके यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था और उस छापे के दौरान ये पता चला था कि उसने अथाह संपत्ति जो है बना ली थी और उसने एक मुंबई के अंधेरी इलाके में उसने एक 2 मंजिला बंगला भी खरीद लिया था। जब वहां पर छापा मारा गया तो इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी मिली कि तरन्नुम के लिंक्स जो हैं वो बुकियों के साथ में भी हैं, जो लोग क्रिकेट का सट्टा खेलते हैं। तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई पुलिस को दी और उसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। तो उसमें कई बुकियों के नाम सामने आए। ये पता चला कि जो भी कमाई तरन्नुम की डांस बारों से होती थी उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैटिंग में लगाती थी और उसके लिंक्स जो है एक श्रीलंकाई क्रिकेटर के साथ में भी सामने आए। एक श्रीलंकाई क्रिकेटर भी जो है इस बैटिंग रैकेट में शामिल था। उस वक्त मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया और तरन्नुम की उस सिलसिले में गिरफ्तारी भी हुई थी। एक बुकी की भी उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी। ये तरन्नुम नाम की जो डांसर है उस वक्त एक बहुत ही मशहूर बार हुआ करता था, दीपा बार। उस बार में ये नाचती थी और बताया जाता है कि ये उस बार की सबसे खूबसूरत डांसर थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रुपए लुटाए जाते थे। जिस कारोबार में बड़े पैमाने पर पैसा है, जाहिर है उस पर अंडरवर्ल्ड की नजर तो पड़ेगी ही और उसमें भ्रष्टाचार होगा भी। डांस बार के मामले में भी ऐसा ही हुआ। डांस बार्स के साथ में अंडरवर्ल्ड और पुलिस के कई तरह के रिश्ते थे। एक रिश्ता था वसूली का। डांस बार में जितने बड़े पैमाने पर कमाई होती थी तो उसकी नज़र जो है उस पर नज़र कई अंडरवर्ल्ड गिरोहों की पड़ी और अंडरवर्ल्ड के गिरोह जो है डांस बार मालिकों से वसूली करते थे और अगर कोई पैसा नहीं देता था तो उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी, उसको मार डाला जाता था। अश्विन नायक गैंग और अमर नायक गैंग जो है इस तरह की फायरिंग करने के लिए बड़े ही बदनाम थे। खास करके एक मामला चर्चित हुआ था, 2 भाई थे जो कि वर्ली में एक डांस बार चलाते थे। जब उन्होंने गौली गिरोह को पैसा नहीं दिया तो उन दोनों भाइयों की जो है सरेआम हत्या कर दी गई। इस तरह से 90 के दशक में कई बार मालिकों की इस वजह से हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड को पैसे नहीं दिए थे। इसके बाद कई ऐसे भी बार मालिक थे जिन्होंने कि अंडरवर्ल्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी और उनका काला धन जो है डांस बारों में लगा हुआ था। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के साथ में भी एक तरह का रिश्ता था डांस बारों का, क्योंकि डांस बार जो है रात भर चलते थे तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय पुलिस थाना होता था उस तक हफ्ता पहुंचाया जाता था, उस तक जो एक मुश्त रकम जो है डांस बारों की तरफ से जाती थी ताकि पुलिस जो है किसी तरह की कार्रवाई ना करे और अगर कभी कार्रवाई करनी भी होती थी तो वो दिखावे की कार्रवाई होती थी। किसी एक दिन कार्रवाई कर दी जाती थी, कुछ लड़कियों को पकड़ा हुआ, कुछ बार मालिकों को या बार मैनेजर्स को गिरफ्तार करके पकड़कर दिखा दिया जाता था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी और ये तमाम लोग फिर से छूटकर अपने काम में लग जाते थे। तो इसलिए पुलिस तक जो है नियमित पैसा पहुंचाया जाता था। इसके अलावा कई कुछ पुलिसकर्मी थे जो कि इन डांस बारों में पार्टनर्स भी बन गए थे और उनकी पार्टनरशिप चलती थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था डांस बारों में। पुलिस और डांस बारों में एक और तरह का रिश्ता था, ये रिश्ता था इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। कुछ ऐसी बार डांसर्स हुआ करती थी जो कि पुलिस के लिए बतौर खबरी का काम करती थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई गैंगस्टर जो है जो काली कमाई करते थे उनमें से कई गैंगस्टर्स जो है वो रात को डांस बार्स में जाकर पैसा उड़ाते थे और
हर गैंगस्टर की कोई ना कोई जो है फेवरेट बार डांसर होती थी। तो पुलिस एक तरह से आइडेंटिफाई करके रखते थे कि कौन से गैंगस्टर की कौन सी बार डांसर जो है फेवरेट है, वो किसके पास जाता है, कौन से बार में जाता है, और फिर उसके जरिए इंफॉर्मेशन हासिल की जाती थी उस गैंगस्टर को ट्रेस करने की। ये वो जमाना था जब मुंबई में एनकाउंटर्स होते थे, कई सारे गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर एनकाउंटर में मारा जाता था। तो ये जो बार डांसर्स होती थी वो पुलिस के लिए एक तरह से खबरी का काम करती थी, उस गैंगस्टर्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देने का काम करती थी। कई सफलताएं भी पुलिस को मिली, कई बड़े गैंगस्टर्स भी जो है इसकी वजह से पकड़े गए और मारे गए। उनमें से एक बड़ा नाम था अमर नायक का। अमर नायक एक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बड़ा गिरोह चलाता था, जो मुंबई के 4 बड़े गिरोह थे, दाऊद इब्राहिम का गिरोह, छोटा राजन का गिरोह, अरुण गवली का गिरोह, और चौथा गिरोह था अमर नायक का गिरोह। तो ये बताते हैं कि अमर नायक जो है दक्षिण मुंबई में एक बार में आता था, एक बार डांसर उसकी फेवरेट हुआ करती थी, वो अक्सर उससे मिलने आया करता था, और उसी की टिप पर मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, जो कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में शहीद हो गए थे, उसी की टिप पर उन्होंने अमर नायक को पकड़ा था और फिर बाद में उसका एनकाउंटर हो गया था। डांस बार से हर किसी का फायदा होता दिख रहा था। बार मालिकों की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, बार डांसर्स को अच्छा खासा मेहनताना मिल रहा था, जो वहां पर वेटर्स काम करते थे उनको रोजगार मिल रहा था, पुलिस तक हफ्ता पहुंच रहा था, अंडरवर्ल्ड तक हफ्ता पहुंच रहा था, अंडरवर्ल्ड तक पैसा जा रहा था, और आधिकारिक तौर पर भी सरकार की तिजोरी भर रही थी, क्योंकि डांस बार चलाने के लिए कई तरह के लाइसेंस लगते थे, 10-12 तरह के लाइसेंस लिए जाने होते थे, और लाइसेंस फीस के जरिए जो है सरकार की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हर किसी को डांस बार से फायदा ही हो रहा था, तो आखिर सरकार ने डांस बार पर पाबंदी क्यों लगा दी, डांस बार को बैन क्यों कर दिया? तो यहां पर नाम आता है आर.आर. पाटिल का। एनसीपी के दिवंगत नेता आर.आर. पाटिल उन दिनों महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे, और ये उन्होंने ही पहल की थी कि डांस बारों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और डांस बार पूरी तरह से महाराष्ट्र में बंद किए जाने चाहिए। इसके पीछे कारण यह था कि ये बताया जाने लगा कि डांस बार की वजह से एक तो हमारी संस्कृति जो है वो खतरे में पड़ रही है, डांस बारों में अश्लीलता हो रही है। कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जो कि ये बताते थे कि डांस बार जो है वो जिस्म फरोशी का अड्डा बनते जा रहे थे। जिस तरह से थाईलैंड में जो गोगो बार्स होते थे, जहां पर लोग शराब पीने जाते थे और फिर लड़कियों को लेकर जिस्म फरोशी के लिए निकलते थे, उसी तरह के पिकअप पॉइंट्स जो है मुंबई के कुछ डांस बार बन गए थे। तो एक ये कारण था। इसके अलावा ये कहा जाने लगा कि लोग जो है अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जो है डांस बार में जाकर उड़ाने लग गए, लोग बिगड़ रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि शराब पीकर लोग जब डांस बार से बाहर निकलते थे तो उसके बाद हंगामा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती थी। तो ये भी एक कारण बताया गया। इस तरह से तमाम कारण बताते हुए डांस बार्स पर महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी, और आर.आर. पाटिल ने ये निर्देश दिया कि अगर किसी जोन में, किसी डीसीपी के इलाके में अगर कोई डांस बार चलता हुआ पाया गया तो उस डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका तबादला कर दिया जाएगा। इस पाबंदी के खिलाफ डांस बार मालिकों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और डांस बारों को खोले जाने का आदेश दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी महाराष्ट्र सरकार की हार हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों को खोले जाने का आदेश दे दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने लाइसेंस देने के लिए, डांस बारों के लाइसेंस देने के लिए कई सारे सख्त नियम कानून बना दिए, जिनका की पालन किया जा सकना जो है व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। अब ऐसे में इन नियम कानूनों की वजह से बार मालिकों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। तो इन मुद्दों को लेकर फिर से बार मालिकों ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार जो है डांस बार मालिकों के फेवर में, उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जो तमाम बंदिशें महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी उनमें से एक बड़ी बंदिश ये थी, एक बड़ी शर्त ये थी कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और उसका आउटपुट जो है पुलिस थाने में दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी शर्त थी जिसका कि डांस बार मालिकों ने विरोध किया, और कई और भी बंदिशें थी जिन्हें की डांस बार मालिक जिनका विरोध कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बंदिशों के मामले में
डांस बार मालिकों को राहत दी। हालांकि पूरा फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं सुनाया गया था। तो ऐसा लगा कि फिर से एक बार जो है अब मुंबई में डांस बार शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान डांस बारों पर पाबंदी लगी थी तब भी कई डांस बार जो है मुंबई में चोरी छुपे चलते थे। एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन करके उनके बारे में दिखाया भी था। लेकिन अब यह देखना है, जैसा कि खबरें आ रही कि महाराष्ट्र सरकार फिर से कुछ नियम कायदे बनाने जा रही है ताकि इन डांस बारों को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लाइसेंस ना मिल सके। तो आपने सुनी मुंबई के डांस बारों की कहानी। अगले हफ्ते मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे कस्टम अधिकारी की कहानी जिसके जैसा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता था। वो कस्टम अधिकारी जिससे दाऊद डरता भी था और उसके जैसा भी बनना चाहता था।